हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको अभी तक कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में बात किया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बता दिया। थर्मोडायनामिक्स, थर्म मीन्स हीट और डायनामिक्स मीन्स चेंजेस। तो जिनमें हीट चेंज होगा, वो प्रोसेस जिनमें हीट चेंज होगा, इट इज़ अंडर द थर्मोडायनामिक्स। वो सब कहाँ पे आ जाएंगे? थर्मोडायनामिक्स के अंदर आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ये केवल मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी को डील करता है, मतलब लार्ज स्केल में ये डीलिंग करता है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी को डील करता है, इंडिविजुअल्स की बात नहीं करेगा। सो मैनी मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम जब होंगे तब थर्मोडायनामिक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था द मीनिंग ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो व्हाट इज द केमिकल थर्मोडायनामिक्स? विच इज़ रिलेटेड विद द चेंज इन केमिकल एनर्जी, जो कि केमिकल एनर्जी के चेंजेस को स्टडी करता है, उसको हम कहते हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स। जैसे हम किसी भी फ्यूल का कंबस्टन करते हैं, जैसे आप एलपीजी को बर्न करते हो, तो एलपीजी बर्न होगी तो क्या होगा? हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, इन ऑटोमोबाइल्स द chemical, the petrol and diesel is converted into मैकेनिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में कहाँ चेंज हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। इन गैल्वेनिक सेल, व्हाट हैपेंस इन गैल्वेनिक सेल? द केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है? हम लोग केमिकल्स को सेल के अंदर फिल करते हैं एंड दैट केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज होती है। केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस इज द केमिकल थर्मोडायनामिक्स which is related with the change of chemicals into different formats. Okay, तो जहाँ पर हीट चेंज या एनर्जी चेंज किसके कारण होता है? केमिकल्स के कारण होता है, उसको हम कहते हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था अबाउट द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो व्हाट इज द सिस्टम? इट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर, जहाँ पे हम क्या करते हैं? हीट, जहाँ पर हम एनर्जी चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। में द पार्ट ऑफ यूनिवर्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, पार्ट ऑफ यूनिवर्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, जहाँ पर हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हिंदी में इसको ऐसा कहेंगे, ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर हम ताप, दाब तथा अन्य बाह्य कारकों का अध्ययन करते हैं। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर हम ताप, दाब तथा अन्य बाह्य कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम को छोड़कर उससे रिलेट होने वाला जितना भी अदर पार्ट है, इट इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग्स। उसको हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग्स कहेंगे। और जो हिस्सा, जो बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करेगी, जो जिससे सिस्टम और सराउंडिंग अलग अलग होगा, उसे हम कहते हैं बाउंड्री। जैसे कप के अंदर अगर हमने चाय लिया है, तो जो लिक्विड है उस पर आप टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी कर, टेम्परेचर, प्रेशर और अदर एक्सटर्नल फैक्टर को स्टडी कर सकते हो। तो द लिक्विड इज द सिस्टम, लिक्विड टी इज द सिस्टम। एंड इंक्लूडिंग जो कप की बाउंड्री आई, तो कप का जो बाउंड्री है और बाहर का जो सराउंडिंग है, तो कप, लिक्विड और सराउंडिंग्स को अलग किसने किया? कप की बाउंड्री ने। कप का जो शेप है उसने अलग किया, तो वो क्या हो गया? बाउंड्री हो गया। और उससे इंटरेक्ट करने वाला जितना भी पार्ट है यूनिवर्स में, वो सब क्या हो जाएगा? उसका सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड इज द सिस्टम, कप इज द, कप की वो जो वॉल है वो बाउंड्री, और अदर इज द सराउंडिंग, और शेष अन्य भाग जो है वो उसका सराउंडिंग होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने बात किया टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम के जो टाइप हैं, पहला टाइप हमने पढ़ा था ओपन सिस्टम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सिस्टम? जैसे अगर आप
आपने लिक्विड टी को या हॉट मिल्क को आपने एक कप में रखा है, तो वहाँ से हीट भी एक्सचेंज होगी और मास भी एक्सचेंज होगा। ज़रूरत पड़ने पर आप और चाय डाल सकते हो, उसमें से निकाल भी सकते हो, मैंने बताया था। और बाउंड्री के थ्रू वो क्या कर रहा है, और ऊपर अभी अगर खुला हुआ है तो ऊपर से भी हीट लॉस करेगा। टेम्परेचर क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है। तो ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और मास दोनों को एक्सचेंज करता है, द सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी एंड मास बोथ फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। उसको हम कहते हैं खुला तंत्र, जो ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का विनिमय करता है। देन हमने बात किया क्लोज्ड सिस्टम के बारे में। तो मैंने आपसे बताया कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, जैसे स्टेनलेस स्टील के कंटेनर के अंदर या एल्यूमिनियम के कंटेनर के क्लोज कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड रखा है, हॉट लिक्विड रखा है, टी, मिल्क, कुछ भी, एनीथिंग, तो क्या करेगा, वो ठंडा होगा कि नहीं होगा? वो ठंडा तो धीरे धीरे हो जाएगा, बट दैट टाइम यू कैन नॉट एक्सचेंज मास। लेकिन आप मास एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो वेपर्स भी बाहर नहीं निकाल पा रहा है, और बंद है तो बंद की अवस्था में आप उसमें कुछ डाल भी नहीं सकते हो। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड सिस्टम, बंद तंत्र। तो क्लोज सिस्टम क्या होगा, द सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी ओनली, द सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी ओनली बट डू नॉट एक्सचेंज मास इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। देन हमने बात किया उसके बाद अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम। तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि थर्मस फ्लास्क जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। हालांकि इट इज़ नॉट अ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, बट थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो थर्मस फ्लास्क है वो कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। एट द मोमेंट इट इज़ नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मास बोथ। तो वह सिस्टम, वह तंत्र जो ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का विनिमय नहीं करता है, विच कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मास बोथ, जो एनर्जी और मास दोनों को एक्सचेंज नहीं करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। और मैंने आपसे कहा कि थर्मस फ्लास्क को हम थोड़ी देर के लिए आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने बंद करके रख दिया तो कभी भी चीज़ें उसमें ठंडी नहीं होंगी, ये पॉसिबल नहीं है थर्मस फ्लास्क के लिए। बट इंसुलेटेड मटेरियल्स से बनी हुई चीज़ें जो लैब वगैरह में रहती है वो ऐसा काम करती है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हमने बात किया था। उसके बाद हमने बात किया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसे मैंने आपसे कहा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव हिंदी में कहते हैं इसको गहन गुण। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्या मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे एग्जांपल्स इसके याद करके रखना है ना। कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए अच्छे से सभी जितने एग्जांपल्स मैंने लिखवाए हैं या जो आपको और भी एग्जांपल्स अगर मिलते हैं तो आपको क्या करना है, उसको याद करके रखना है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। ये मास ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैंने आपसे कहा डेंसिटी, तो प्योर वाटर है तो प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी, सीजीएस यूनिट में 1। अब वो 1 लीटर पानी होगा तो भी एक रहेगी, 2 लीटर पानी है तो भी एक रहेगी, 1000 लीटर पानी होगा तो भी एक रहेगी। तो डेंसिटी वाटर की चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है ना। डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, जैसे ग्लास का, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो 1 ही रहेगा, चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उतना ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से ध्यान रखना है। डाइपोल मोमेंट, सरफेस टेंशन, मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम जैसे 22.4 है तो वो सभी के लिए मोलार वॉल्यूम 22.4 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल, तो ये सब चीज़ें जो है वो कैसी हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड ना करके मास ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर कोई हमारा व्हीकल है, गाड़ी है, और वो अगर 50 का एवरेज देती है तो 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे आप तो 50 किलोमीटर चलेगी, 2 लीटर डालेंगे तो 100 किलोमीटर चलेगी। मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है,
एनर्जी डिपेंड कर रही है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर, तो वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम, एनर्जी, अब देखिए जैसे वॉल्यूम आया और मोलार वॉल्यूम आया, तो वॉल्यूम अलग बात है, मोलार वॉल्यूम अलग बात है। मोलार वॉल्यूम सभी सब्सटेंसेस के लिए 22.4 लीटर होता है, लेकिन वॉल्यूम तो ऐसा होगा नहीं, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना। मोलार वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम, और वो सभी के लिए सेम होता है क्योंकि सभी सब्सटेंसेस के एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं। तो मोलार वॉल्यूम और वॉल्यूम दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी प्रॉपर्टीज, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और हमेशा एक बात और ध्यान रखेंगे, रेशो ऑफ एक्सटेंसिव, रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है, देखिए मास बाय वॉल्यूम, तो मास एक्सटेंसिव और वॉल्यूम भी कैसा, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम ये कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये, है ना। और वॉल्यूम भी कैसा है, एक्सटेंसिव है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशो है वो क्या, डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो हमेशा कैसा होता है, इंटेंसिव होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो हमेशा कैसा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये बात ध्यान में रखना है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगले कुछ टॉपिक्स मैंने और डिस्कस कर लिए थे आपके साथ, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था इसके बाद स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी पर्सन है, व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हाउस, रूफ पर, छत पर खड़ा है अगर कोई व्यक्ति, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होगी, सेम होगी, चाहे वो सीढ़ियों से चढ़कर आया है, चाहे वो पैदल चलकर आया है। चाहे वो सीढ़ियों से चढ़कर आया, चाहे वो पैदल चलकर आया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। इट मीन्स इट इज स्टेट फंक्शन, वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो कैसा होगा, स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्क की बात करूं, तो सीढ़ियों से चढ़ के आएगा तो उसके द्वारा किया गया काम अलग होगा, और लिफ्ट से आएगा तो उसके द्वारा किया गया काम अलग होगा। व्हेन इट इज कम बाय द लिफ्ट एंड कम बाय द स्टेयर्स, तो स्टेयर से आएगा तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको, तो लेकिन दोनों का वर्क कैसा हो गया, दोनों टाइम वर्क कैसा होगा उस व्यक्ति का, अलग अलग होगा। तो वर्क इज द पाथ फंक्शन, वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। अगर व्यक्ति सीढ़ियों से चल के आएगा तो उसका काम अलग, और अगर लिफ्ट से आया तो काम अलग, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। जो जो रास्ते पर, जो पाथ पर डिपेंड करेगा वो पाथ फंक्शन है, और जो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा वो है स्टेट फंक्शन। जैसे वॉल्यूम क्या है, स्टेट फंक्शन है। जैसे फाइनल वॉल्यूम V1 से V2 किया अगर मैंने किसी को, तो कहाँ से पानी लाया, कैसे डाला, उससे मतलब नहीं, पहले क्या था बाद में क्या हो गया, तो इट इज स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं हीट की, तो हीट क्या हो जाएगा, पाथ। जैसे मैंने कहा कि वाटर का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, पाथ पर भी डिपेंड करेगा कि धीरे धीरे बढ़ाया, तेजी से बढ़ाया, क्या किया, तो कितनी हीट किस समय दिया उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये पाथ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी तक जो हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद अब आगे की बात शुरू करते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में, अबाउट द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक
प्रोसेस पर बात करेंगे अब। और इसमें देखिए अभी शुरुआत में चैप्टर के छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे, इनको अच्छे से लर्न करना है जिससे आगे का हिस्सा हमें समझ में भी आए और अच्छे से भी हो जाए। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में। तो पहला जो प्रोसेस है इसमें जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, हिंदी में इसको कहते हैं समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल? आइसो मींस टेम्परेचर, आइसो मींस सिमिलर और थर्म मींस टेम्परेचर। जब किसी प्रोसेस के होने में ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो क्या कह सकते हैं हम? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, व्हेन टेम्परेचर is constant, temperature is constant, temperature is constant, temperature is constant during chemical reactions, during chemical process, during chemical process, temperature is constant during chemical process। जब किसी प्रोसेस के होने में टेम्परेचर पूरे समय, सब पूरे टाइम कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस के समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। व्हेन द प्रेशर, व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या हो गया देखिए, T इज द कांस्टेंट। T अगर कांस्टेंट है मतलब शुरू में भी टेम्परेचर 100 डिग्री था और बाद में भी टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो T कांस्टेंट, तो डेल्टा T की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसी है? T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल। और शुरू में भी 100 डिग्री था और बाद में भी 100 डिग्री है, तो डेल्टा टी का चेंज कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो दो कंडीशन ध्यान रखना है आइसोथर्मल में, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड डेल्टा टी इक्वल टू 0। टेम्परेचर कांस्टेंट है और डेल्टा टी इक्वल टू क्या है? 0 है। इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम कहते हैं इसको हम। इट इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस के बारे में। तो सेकंड जो प्रोसेस है उस पर बात करते हैं आइसोथर्मल के बाद। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड, आइसोबारिक। आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक। बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है। तो आइसोबारिक मतलब कुछ प्रेशर से रिलेशन हो रहा है ना। आइसोबारिक, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो आइसोबारिक, समदाबीय, हिंदी में क्या कहेंगे? समदाबीय। तो आइसोबारिक मीन्स व्हाट? व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, व्हेन pressure is constant, when pressure is constant, when pressure is constant, pressure is constant during, pressure is constant during chemical process or chemical reaction, chemical process, when pressure is constant during chemical process, during chemical process, pressure is constant during chemical process, is called isobaric process, is called isobaric process। तो उसको हम कहेंगे isobaric process। तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा केमिकल रिएक्शन के समय तब उसको हम क्या कहेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे। तो अगर P कांस्टेंट है मतलब P चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज इन प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, डेल्टा P इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो दो कंडीशन ध्यान रखना है, P इज कांस्टेंट एंड डेल्टा P इज द 0। ये सब पॉइंट्स की हमें आगे के डेरिवेशन में, आगे के इक्वेशंस को समझने में जरूरत पड़ेगी, इसलिए अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, तो आइसोबारिक मींस व्हाट? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग केमिकल
प्रोसेस। जब केमिकल प्रोसेस के समय प्रेशर कांस्टेंट होगा, दाब स्थिर होगा, तो उसे समदाबी प्रक्रम कहेंगे। P इज कांस्टेंट एंड डेल्टा P इज 0। P कांस्टेंट और डेल्टा P इसके लिए 0 होगा। ठीक है। नाउ आइसोबारिक के बाद अब बात करते हैं हम लोग आइसोकोरिक के बारे में। अबाउट आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक मतलब आयतन से रिलेटेड है इसका, आइसोकोरिक। ओके, तो आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक मीन्स when volume is constant during the chemical process, when volume is constant, volume is constant, volume is constant, volume is constant during, volume is constant during chemical process, volume is constant during chemical process, volume is constant during chemical process is called isochoric process, isochoric process, isochoric process। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन के समय, कंप्लीट रिएक्शन के समय शुरू से लेकर लास्ट तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। हियर V इज द कांस्टेंट, यहाँ पे V कांस्टेंट है और डेल्टा V इक्वल टू 0। V इज द कांस्टेंट एंड डेल्टा V इक्वल टू 0। तो इसमें V कांस्टेंट रहेगा और डेल्टा V की वैल्यू कैसी होगी? 0 होगी। तो दिस इज कॉल्ड आइसोकोरिक, CHORIC है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। दिस इज आइसोकोरिक, CHORIC, आइसोकोरिक समआयतनिक प्रक्रम। When the volume is constant during the chemical process, जब रासायनिक प्रक्रम के दौरान दाब स्थिर रहता है, दाब स्थिर रहता है, तब इसे हम कहते हैं समआयतनिक प्रक्रम। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रोसेस के बारे में, दैट इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम इसको हिंदी में कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, जो सिस्टम है और सराउंडिंग है, सिस्टम सराउंडिंग। तो सिस्टम, जैसे मान लीजिए ये आपने यहाँ पे कुछ लिक्विड भर के रखा है, तो ये क्या हो गया? ये सिस्टम हो गया, और ये बाहर का हिस्सा इसका क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया, और ये इसकी बाउंड्री हो गई, ये इसकी बाउंड्री हो गई। ठीक है। अब बाउंड्री कुछ ऐसी है कि वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी टाइप के हीट एक्सचेंज को परमिट नहीं करती है, किसी भी टाइप से हीट का चेंज पॉसिबल नहीं है बाउंड्री और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? व्हेन द सिस्टम, when the system, when the system, when the system do not exchange, do not exchange, do not exchange, when the system do not exchange, when the system do not exchange any kind of heat, any kind of heat, any kind of heat from, any kind of heat from its surrounding, its surrounding. System do not exchange any kind of heat from its surroundings is called an adiabatic process, is called an adiabatic process। तो उसको हम कहते हैं रुद्धोष्म
प्रक्रम, जब सिस्टम अपने सराउंडिंग से किसी भी टाइप के हीट का कोई एक्सचेंज नहीं कर सकता है, तब उसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। देन इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। और क्या चीज़ देखने को मिलेगी एडियाबैटिक के अंदर? एडियाबैटिक के अंदर हमको क्या देखने को मिलने वाला है? Q कांस्टेंट। Q इज द कांस्टेंट, Q कांस्टेंट। तो चेंज इन हीट डेल्टा Q क्या हो जाएगा इन दिस कंडीशन? डेल्टा Q इक्वल टू 0। तो Q कांस्टेंट और डेल्टा Q इज 0 इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो Q कांस्टेंट होगा और डेल्टा Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं एडियाबैटिक के बाद साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, वो ए से चला बी पर गया, बी से चला सी पर गया, सी से चला डी पर गया और डी से चलकर वापस ए पर आ गया। ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से चलकर वापस ए पर आ गया। जैसे मान लीजिए आप घर से चले और बहुत सारे जगह पे होते हुए एक जगह गए, फिर दूसरी जगह गए, फिर तीसरी जगह गए और फाइनली शाम को अपने घर पर वापस लौट आए। तो व्हेन अ सिस्टम अंडरगो अ सीरीज ऑफ चेंज, व्हेन अ सिस्टम undergo a series of change, system undergo a series of change, but ultimately in its own position, but in its own पोजीशन, लेकिन अंत में क्या हुआ? अपनी स्थिति पर वापस आ गया। अल्टीमेटली इन इट्स ओन पोजीशन। तो वॉल्यूम का चेंज 0 और एनर्जी का चेंज भी 0 माना जाएगा। ठीक है ना? वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं, जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया है। ठीक है, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट कैसा है? सेम है। इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम। तो हियर द डेल्टा ई इक्वल टू 0, अच्छे से ध्यान रखेंगे, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई इक्वल टू 0 और डेल्टा एच इक्वल टू 0 होगा। फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा ई इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच इक्वल टू 0। वर्क कांस्टेंट, वर्क कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट कैसे हैं? सेम है इसमें। इनिशियल और फाइनल स्टेट इज द सेम इन द साइक्लिक process. ठीक है? तो when a system undergo a number of different process but finally return to its initial state, it is cyclic process. Undergo a series of change but ultimately in its own position. तो बहुत सारे परिवर्तनों से होता हुआ अपने जगह पर वापस आ गया है, तो इसको हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। और यहाँ पे डेल्टा ई इज द 0 एंड डेल्टा एच इज द ऑल्सो 0। ठीक है? तो दिस इज अबाउट साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस के बाद अगले प्रोसेस पर हम बात करेंगे और वो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। पहले भी हम लोग इसमें बात कर चुके हैं, तो कोई टिपिकल काम है नहीं, आसानी से बात हो जाएगी इसके बारे में। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, लेकिन बेसिकली ये यहीं से आया हुआ पार्ट है, हमें लीचा टेलियर में इसकी ज़रूरत पड़ी थी इसलिए हमने पढ़ लिया था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कह सकते हो आप, और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज इवॉल्व। द
chemical process or chemical reaction, the chemical reaction during which heat is evolved. Heat is evolved. Heat is evolved. कैसे heat evolved क्यों होती है? Because the energy content or heat content भी कह सकते हैं आप, because the heat content of reactant, because the heat content of reactants is more than heat content of product. Heat content of reactant is more than heat content of product. Heat content of product. Heat content of reactant is more than heat content of product. ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है. हीट is evolved. Why heat is evolved? Because the energy content of reactant, heat content of reactant is more than heat content of product. क्योंकि reactant का जो heat content है, reactant के अंदर जो energy है वो प्रोडक्ट के अंदर की एनर्जी से ज़्यादा है. तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो जितनी एक्स्ट्रा हीट है प्रोडक्ट रिएक्टेंट के पास, प्रोडक्ट से जो डिफरेंस वैल्यू बचेगी वो सब कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, वो सराउंडिंग्स के पास चली जाएगी. ठीक है, तो हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक, तो वो प्रक्रम जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अथवा जिनके क्रियाकारकों के ऊर्जा की मात्रा, क्रियाफलों की ऊर्जा की मात्रा से अधिक होती है, उसे हम कहते हैं, उस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, बहुत ही सिंपल सा, सबने देखा होगा, इसलिए बार बार इस एग्जांपल को मैं यूज़ करता हूँ. दिस इज क्विक लाइम, ये है चूना, है ना, क्विक लाइम. अगर क्विक लाइम को हम पानी में डालते हैं, मार्केट से हम चूना खरीद के लाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं. पुताई करनी है तो पेस्ट बनाना पड़ेगा ना, उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा. क्या बनाएगा ये, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, और आपने देखा होगा कि थोड़ी देर में ही ये बॉईल होने लगता है. तो लॉट्स ऑफ हीट इज इवॉल्व, बहुत सारी हीट क्या करता है, इवॉल्व करता है. इसका मतलब जो क्विक लाइम है उसका हीट कंटेंट स्लैग्ड लाइम के कंपैरिजन में ज़्यादा है. क्विक लाइम का हीट कंटेंट स्लैग्ड लाइम के हीट कंटेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है. इसलिए इस प्रोसेस में क्या होता है, ढेर सारी हीट इवॉल्व होती है. तो मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर दैन हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट. तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहली कंडीशन क्या है, हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर दैन हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट की हीट प्रोडक्ट से ज़्यादा है. और हमेशा ध्यान रखेंगे, एंथैल्पी का चेंज या हीट का चेंज हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट, हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट से निकालते हैं. हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट से निकालते हैं. अब रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी है, तो रिएक्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो कम में से ज़्यादा को अगर सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. ओके, तो फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच और एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव. इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी का चेंज कैसा होगा, नेगेटिव होगा. डेल्टा एच और एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और हमेशा ध्यान रखेंगे, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो लो एक्टिवेशन एनर्जी पर होती है. उसका एक्टिवेशन का जो कर्व आता है वो पहले ऊपर की तरफ लो आता है, एक्टिवेशन लो, और फिर बहुत सारी हीट इवॉल्व करता है. ठीक है, तो लो एक्टिवेशन एनर्जी पर हो जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कई बार क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करने के लिए 500 डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी. बट इट इज इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी,
वो उसकी इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी है। उसके बाद जब रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो उसको अलग से हीट नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप होती जाएगी। लेकिन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन कोई है तो वहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का जो भी टेम्परेचर होगा वो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो एक्सोथर्मिक के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। दिस इज द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो वंस मोर रिवाइज, एक्सोथर्मिक इज व्हाट? when the heat is evolved during the chemical process is called exothermic reaction. Why heat is evolved? Because the heat content or energy content of reactant is more than energy content of product, क्योंकि reactant का energy content product के energy content से ज़्यादा है। अब बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आर दोज केमिकल रिएक्शंस, आर दोज chemical reaction, those chemical reactions in which those chemical reaction in which heat is absorbed, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। heat is absorbed, those chemical reactions in which heat is absorbed, or the energy content of, और the energy content और heat content दोनों कह सकते हैं। energy content of reactant, energy content of reactants is, energy content of reactant is more than energy content of product, more than energy, heat और energy content of reactant is more नहीं होगा, is less than energy content of reactant is less than energy content of product, energy content of प्रोडक्ट। मतलब कुल मिला के ये ध्यान रखना है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। फिर से एक बार सेंटेंस को चेक कर लेते हैं। और दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब, जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इज लेस दैन एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही, एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैंने कहा N2+O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो अपने आप कभी NO में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। उसको बहुत सारा हीट चाहिए। जैसे आपने लाइम को, चूने को आपने मार्केट से लाया, उसको पानी में डाल दिया, रिएक्शन अपने आप हो रही है। दिस इज एक्सोथर्मिक, ओके। अब यहाँ पे there is lot of nitrogen and oxygen in atmosphere, but it is not itself react. It requires the heat near about 2000, more than 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जा कर के वो NO में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे अब न्यूमेरिकली साइन, यहाँ पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब आपने इधर एनर्जी लगाई है तो इधर कैसी होगी, हीट माइनस साइन से डिनोट की जाएगी प्रोडक्ट के साइड, है ना। तो N2+O2 गिव्स टू NO माइनस हीट। तो दिस इज अ साइन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज द साइन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जो हाई टेम्परेचर पर होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाट हैपेंस हियर, द एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट का एनर्जी कंटेंट और हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट।
प्रोडक्ट का हीट कंटेंट रिएक्टेंट के हीट कंटेंट से ज़्यादा है। यहाँ पर प्रोडक्ट का हीट कंटेंट रिएक्टेंट के हीट कंटेंट से ज़्यादा है। और चेंज इन हीट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर किसकी हीट ज़्यादा है, किसका एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है। तो जब प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो आंसर कैसा आएगा, बड़े में से छोटे को, ज़्यादा नंबर में से कम नंबर को माइनस करोगे तो आंसर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट चेंज डेल्टा एच और एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। यहाँ पर हीट चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जबकि एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी चेंज कैसा आता है, नेगेटिव आता है। एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी चेंज कैसा आता है, नेगेटिव आता है। लेकिन एंडोथर्मिक के लिए ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। साइन कन्वेंशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो दिस इज अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब तो पॉइंट पर और बात करेंगे, आगे क्या और बात करना है, किस टॉपिक पर। एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। अब उसके बाद स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो सिंपल सा है, ओरली डिस्कस कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रक्रम और अस्वतः प्रक्रम। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, spontaneous process, spontaneous process, स्वतः प्रक्रम। स्वतः प्रक्रम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती, जैसे मान लो आपने बर्फ़ को टच किया तो आपको ठंडक महसूस हुई, टेम्परेचर डिफरेंस है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना 37 डिग्री और आइस का टेम्परेचर कहीं ना कहीं माइनस में होगा। तो 37 डिग्री का तो मिनिमम डिफरेंस है ही। तो हीट क्या होगी, मोर टेम्परेचर से, मोर हीटेड से लेस हीटेड की तरफ, मोर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। सीधी सीधी बात करें तो मोर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना 37, आइस के क्यूब का टेम्परेचर कितना 0 डिग्री या माइनस में होगा, है ना, माइनस में होगा। तो बॉडी से हीट कहाँ जाएगी, बर्फ के टुकड़े के अंदर। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी टू आइस क्यूब। और ये किसके कारण हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हुआ। दिस इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और इसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो गया विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। आपकी बॉडी से आइस क्यूब में हीट ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो जहाँ पे करेंगे वहाँ हाई पोटेंशियल और जहाँ आना है उधर लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी अपने आप आ जाएगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप आ जाएगी। तो इसका मतलब कुल मिला के मुझे ये कहना है कि वो प्रोसेस जो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस process. The process which takes place the process which takes place without applying an external force, वो प्रोसेस जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के होते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के होते हैं, विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उनको हम कहते हैं स्वतः प्रक्रम, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर,
ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट अपने आप ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, flow of electricity from high potential to low potential, flow of reverse, flow of air, नेचुरल जो एयर फ्लो होता है, पहले जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर एयर हीटअप होगी, ऊपर की ओर उठेगी और फिर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, transfer of heat from high temperature to low temperature, flow of electricity from high potential to low potential. So this all is the example of spontaneous process. Spontaneous के बाद अब हम बात करते हैं non spontaneous पर, तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट non spontaneous, non spontaneous प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस के बाद नॉन स्पॉन्टेनियस। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस? जैसे स्पॉन्टेनियस क्या हो रहा था, अपने आप हो रहा था, लेकिन कोई भी प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस क्या था, द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस विदाउट अप्लाइंग ऑन एक्सटर्नल फोर्स, जो बिना बाह्य दाब के संपन्न कराया जा सकता है वो है स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, द प्रोसेस which do not takes place, which do not takes place, do not takes place without, do not takes place without applying, without applying an external force, without applying an external force, without applying an external force, जो बिना एक्सटर्नल फोर्स के नहीं होने वाली है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। तो द प्रोसेस विच डू नॉट टेक्स प्लेस without applying an external force is called non spontaneous process, उसको हम कहेंगे non spontaneous process। जैसे वाटर को लिफ्ट करना है तो अगर ऊपर से नदियों का पानी अपने आप पहाड़ से नीचे की ओर आ जाता है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, तो ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, दिस इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर पानी को आपको छत पे चढ़ाना है घर में तो क्या करना पड़ेगा, आपको मोटर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस से अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। मैंने आपसे बताया कि इस चैप्टर में जो शुरुआती हिस्सा है वो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी आगे चलकर एप्लीकेशन आएगी, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से करते रहना है जिससे ये पूरा यूनिट समझ में आ जाए। बड़ा यूनिट है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चंस भी इसके बहुत आसानी से बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का रहेगा प्रॉब्लम, तो कैलकुलेशन तो हर यूनिट में ही, जो न्यूमेरिकल यूनिट है सभी में करनी है, ऑलमोस्ट सभी फिजिकल के तो सभी यूनिट में कैलकुलेशंस हमको करना ही है। ओके, ठीक है, देन टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आगे के पोर्शन पर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं।